स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव की बिहार न्यूज कार्यक्रम में। मैं फिरदौस गनी। आज 8 दिसंबर हो चुका है, तो चलिए बात करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप खबरों की। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के फेमस सेलिब्रिटी टीचर खान सर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जी हां, डिहाइड्रेशन और बुखार के कारण उन्हें पटना के प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके हाथ में ड्रिप लगी है और मुंह पर नुबलाइजर लगा हुआ है। ये तब हुआ जब खान सर 6 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के नियमों में बदलाव के खिलाफ छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के बाद शनिवार को उनके ट्विटर हैंडल से एक फर्जी पोस्ट भी वायरल हुआ, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। आपको बता दूं कि खान सर बिहार की 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नियमों में बदलाव को लेकर के छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। ये बदलाव आगामी 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा से जुड़ा हुआ था। इस प्रदर्शन में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया और फिर पटना के बीपीएससी दफ्तर के बाहर उग्र नारेबाजी की। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में बीफ पर बैन लगा दिया है, यानी कि गो हत्या पर बैन लगा दिया है। अब इसको लेकर के बिहार में भी राजनीति हलचल तेज हो गई है, क्योंकि बिहार के बीजेपी के एक नेता ने भी बिहार में बीफ पर बैन लगाने की मांग की है। आपको बता दूं कि असम के बाद अब बिहार में गौमांस पर बैन लगेगा। जहां ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी ने इसकी मांग कर दी है। असम सरकार के फैसले का भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी स्वागत कर रही है। इस मुद्दे पर एनडीए में टेंशन बढ़ गई है। जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टियां आमने सामने दिख रही है। जब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार में गौमांस बैन करने की मांग की है। उन्होंने असम सरकार के फैसले का स्वागत भी किया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि असम में हिंदू समाज के लोगों की आस्था का सम्मान किया गया है। जब बिहार में करोड़ों लोगों की आस्था गाय माता में है, उनकी जान ले ली जा रही है, कहीं से भी उचित नहीं है। पशु तस्करी इसलिए होती है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने आगे कहा कि गौमांस बिहार में जो भी बेचते हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। खुलेआम बिक्री होती है। यह आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को भी नहीं है। इससे समाज में तनाव फैलेगा। या पशुधन संरक्षण अधिनियम 1956 बिहार में है, लेकिन पालन नहीं होता है। वहीं पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने इस पर बड़ा बयान दिया है। जब खालिद अनवर ने एक न्यूज चैनल से कहा कि असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सोच नकारात्मक है। गौमांस पर बैन एनडीए का एजेंडा नहीं है। असम में मुस्लिम ईसाई है जिसका आहार ही यही है। जी हाँ, वे लोग क्या करेंगे अब? असम सरकार का फैसला सही नहीं है जब बिहार में गौमांस पर बैन नहीं लगेगा। खालिद अनवर ने कहा कि बिहार बीजेपी में कुछ लोग हैं जिनकी सोच असम के सीएम जैसी है। या वही लोग यहां बैन की मांग कर रहे हैं। दोस्तों बिहार में आए दिन पकड़वा विवाह का मामला सामने आते रहता है। ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना से सामने आया है। आपको बता दें कि पटना के गौरीचक थाने में युवक को अगवा करके जबरन शादी कराए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना के 24 घंटे के बाद भी अगवा युवक का पता नहीं चल पाया है। जहां अपहरण करके बेटे का पकड़वा विवाह कराए जाने की खबर मिलने के बाद युवक के पिता की तबीयत खराब हो गई, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। यह शादी का वीडियो सामने आने के बाद परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजन अगवा शुभम की सकुशल बरामदगी की मांग कर रहे हैं। अब दरअसल 5 दिसंबर को पटना के गौरीचक के रहने वाले 18 वर्षीय शुभम शादी समारोह में शामिल होने के लिए बख्तियारपुर गया हुआ था, जहां पर गांव के कुछ युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और फिर जबरन गांव की लड़की से शादी करवा दी गई। इस बात की जानकारी लड़के के जीजा प्रेम कुमार ने दी है। बताया कि उनके साले की बख्तियारपुर में जबरन शादी के बाद अकेले लड़की को शुभम के घर गौरीचक भेज दिया गया और लड़के को बंधक बना करके रखा गया। जब युवक के परिजनों को इसकी जानकारी हुई तब वो विरोध करने लगे और फिर लड़की को उसके घर वापस भेज दिया गया। घटना के 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन उनके साले शुभम का कोई भी सुराग तक नहीं मिल पाया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों में आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हां, सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी भी अब पीछे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि शनिवार 7 दिसंबर को एक बड़े नेता संजीव मिश्रा ने अपने कई समर्थकों के साथ मुकेश सहनी की पार्टी का दामन थाम लिया है। संजीव मिश्रा सहित सभी समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। संजीव मिश्रा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में छातापुर विधानसभा से पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी। जहां अब वे महागठबंधन में शामिल होने के लिए मुकेश सहनी के साथ जुड़े हैं। जब बताया जा रहा है कि महागठबंधन के टिकट पर वे 2025 में छातापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जब पार्टी का दामन थामने के बाद संजीव मिश्रा ने मुकेश सहनी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि 2018 से इनके संपर्क में रहा हूं, तो ये जीरो से हीरो किस तरह से बने ये मुझे बहुत प्रभावित करता है। जब सभी लोगों को इनसे कुछ सीखने की जरूरत है। जब मुकेश सहनी जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वे कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं। मेरी भी कहानी मुकेश सहनी जी
से मिलती जुलती है। मैं भी सब बातों को देखते हुए विकासशील इंसान पार्टी से जुड़ा या ईमानदारी के साथ पार्टी में एक सदस्य के रूप में काम करूंगा। बिहार पुलिस ने फेमस टीचर खान सर की गिरफ्तारी के बारे में सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को खारिज कर दिया है। शनिवार 7 दिसंबर 2024 को बिहार पुलिस ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वे बीपीएससी कार्यालय के पास एक अवैध प्रदर्शन को लेकर के हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन आए थे। गलत सूचना फैलाने के लिए सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार सचिवालय 1 की उप मंडल पुलिस अधिकारी अनु कुमारी ने खान सर की गिरफ्तारी के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए सोशल मीडिया हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने खान सर की गिरफ्तारी के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए सोशल मीडिया हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा कि निराधार है ये सारा चीज, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े हुए लोग आज सुबह से ही विभिन्न पोस्ट के जरिए खान सर की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटना पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि खान सर धरना दे रहे इलाके में प्रदर्शनकारियों से मिलने के बाद गर्दनीबाग थाने आए थे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दोपहर आर्ट्स, कॉमर्स और फिर साइंस स्ट्रीम के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आगामी 17 से 25 फरवरी को मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन होगा, जहां इसका रिजल्ट मार्च या फिर अप्रैल में जारी हो जाएगा। वहीं पर इंटर परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी से शुरू होगी। अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट टॉपर्स को दी जाने वाली राशि दुगुनी कर दी गई है। जब प्रथम स्थान पाने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ऐसे ही दूसरे स्थान में को 1.5 लाख और तीसरे स्थान को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इंटर में तीसरे, चौथे और फिर 5वें स्थान के लिए 30,000 रुपए, मैट्रिक में चौथे से 10वें स्थान तक के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा, जहां पहली पाली सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, जो कि दोपहर 1:15 बजे तक समाप्त होगी। वहीं पर दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि इंटर परीक्षा में 12,89,601 और फिर मैट्रिक की परीक्षा में 15,81,079 छात्रों ने फॉर्म भरा है। दोस्तों, बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कई तरह के इनाम दिए जाते हैं, जहां अब अगले साल से पुरस्कार राशि में वृद्धि कर दी गई है। अब इंटरमीडिएट टॉपर को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी, दूसरा स्थान पाने वाले को 1.5 लाख रुपए और फिर तीसरा स्थान पाने वाले को 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। अब तक पहले टॉपर को 1 लाख, सेकंड टॉपर को 75,000 और फिर थर्ड टॉपर को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती थी। आपको बता दें कि बीएसईबी हर साल मेधा दिवस समारोह का आयोजन करती है। इस समारोह में बिहार बोर्ड के मैट्रिक और फिर इंटरमीडिएट के टॉपर्स को सम्मानित किया जाता है, जहां राज्य भर में टॉप 10 में रहने वाले विद्यार्थियों तथा इंटर में तीनों संकाय में टॉप 5 में रहने वाले विद्यार्थियों को समिति की ओर से पुरस्कृत किया जाता है। इस मौके पर शिक्षा विभाग और फिर बोर्ड के अधिकारी और पदाधिकारीगण मौजूद रहते हैं और फिर विद्यार्थियों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मेधा दिवस समारोह का आयोजन हर साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर किया जाता है। आपको बता दो कि इंटरमीडिएट और फिर मैट्रिक के टॉपर्स के लिए छात्रवृत्ति योजना में भी 2025 में वृद्धि की जाएगी। मैट्रिक में टॉप 10 में रहने वाले स्टूडेंट को अगले 2 साल के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपए दिए जाएंगे। इंटरमीडिएट के टॉप 5 के लिए भी छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी गई है, उन्हें प्रतिमाह 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। दोस्तों, नीतीश सरकार ने दोनों डिप्टी सीएम को आउट कर दिया है। अब तो बीजेपी कोटे वाले विभाग के विज्ञापन में भी जगह नहीं दी जा रही है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो फिर भाजपा कोटे से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री है। शुरुआती दौर में उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम वाले विज्ञापन में मुख्यमंत्री के अलावे दोनों डिप्टी सीएम का नाम होता था। आगे चल करके सरकारी विज्ञापन में कभी एक डिप्टी सीएम का नाम रहता था तो फिर कभी दूसरे को आउट कर दिया जाता था। अब तो दोनों डिप्टी सीएम को विज्ञापन से गायब कर दिया गया है। हाल के 3 विज्ञापनों को देखे तो फिर दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं दिख रहा। 7 दिसंबर को बिहार के अखबारों में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का पूरे पन्ने का विज्ञापन छपा, जिसमें उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। इस विज्ञापन से बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री आउट थे। जब पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा कोटे की विभागीय मंत्री रेणु देवी को करना था। इसके अलावा मुख्यमंत्री के बेहद खास जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी को विशिष्ट अतिथि बनाया गया था। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार चूंकि गोपालगंज के स्थानीय विधायक हैं, लिहाजा उन्हें भी विशिष्ट अतिथि बनाया गया। और भी कई
सारे मंत्री और विधायक को अतिथि के रूप में बनाया गया है, मुख्य अतिथि के रूप में नाम दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों डिप्टी सीएम का नाम गायब था, जबकि विभाग भाजपा के खाते में है। इसके बाद भी उप मुख्यमंत्रियों को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से जारी विज्ञापन में जगह नहीं मिली। अब जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी को विभाग ने कैसे विशिष्ट अतिथि बनाया तो फिर विभाग के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन चर्चा तेज है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कुछ खेल करने वाले हैं। दोस्तों, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि बिहार के बच्चे कहां जाएंगे, ये सवाल है, सरकार हमारी सुनती नहीं है। आपको बता दूं कि राबड़ी देवी बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़ी हो गई है और उनके समर्थन में आवाज बुलंद कर रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पद्धति के विरोध में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में बीपीएससी दफ्तर जा रहे अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां बांधी, जिनमें कुछ को चोट लगी है, जिसके बाद इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। जब छात्रों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवान बाहर जाते हैं तब भी उनके साथ मारपीट की जाती है और यहाँ भी उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, तो आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। राबड़ी देवी ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि हम लोग आवाज उठाते हैं तो फिर कोई सुनवाई नहीं होती है, या हम लोग तो आवाज उठाए ही हैं, या सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सभी अभ्यर्थी नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं तो फिर उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। धरना प्रदर्शन करने का सबको हक है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। राबड़ी देवी ने कहा है कि नौजवान लड़का कहाँ जाएगा, बिहार के बाहर जाता है तो फिर बाहर में मारपीट होता है, भागता है लोग, यहाँ भी लाठीचार्ज किया जाएगा तो फिर जाएगा कहाँ। दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पद्धति के विरोध में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। वहीं पर इस मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों से आगाह करते हुए कहा कि छात्र सिर्फ बीपीएससी पर ध्यान दें, या किसी और भ्रम में ना पड़े। मीडिया से बातचीत करने के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का हल हो चुका है, सरकार उनके साथ खड़ी है। जैसे ही छात्रों के मुद्दे खड़े हुए हैं, तुरंत ही बीपीएससी की तरफ से जवाब देने का काम किया गया है। इसलिए जो हमारे लाखों अभ्यर्थी हैं और जो परीक्षा देना चाहते हैं, वे पूरी तरह बीपीएससी की ओर ध्यान दें, यही हमारी अपील है। इस पूरे मामले पर बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने बताया है कि आयोग की ओर से नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाने के संबंधित कोई भी विज्ञप्ति आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। पूर्व की तरह ही प्रश्न पत्र का मल्टी सेट तैयार किया गया है, जिसमें किसी एक सेट से परीक्षा होगी। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में 17,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। जी, आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न खाली पड़े पदों पर जल्द ही नियुक्ति होगी, यानी कि भरा जाएगा। डॉक्टर और फार्मासिस्ट सहित 17,000 अलग अलग पदों पर नियुक्तियों के लिए रिक्त आयोग को भेज दी गई है। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3623, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667, दंत चिकित्सक के 808 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी गई है। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि परिचारिका श्रेणी ए के खाली पड़े 7,903 पदों पर नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस करा लिया गया है। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री ने राजद के अजय कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्रधानाध्यापक के 1711 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेज दी गई है। दोस्तों, बिहार में पछुआ हवाओं के प्रभाव की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। वहीं पर दूसरी ओर कोहरे की वजह से भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट होने के आसार हैं। वहीं पर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में कल अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है। भागलपुर में आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार 8 दिसंबर को आज बिहार सहित उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिससे मौसम में बदलाव होने की संभावना है। कई इलाकों में हल्की या फिर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पर बारिश के बाद ठंड में इजाफा होगा। ठंड बढ़ने के साथ ही शहर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रोहतास में AQI 246 दर्ज किया गया है। वहीं पर बिहार के कई जिलों में AQI 200 पार पहुंच गया है। वहीं पर जानकारी की माने तो शहर का AQI में पिछले एक सप्ताह से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जिस रफ्तार से AQI के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा और खतरनाक होगा।
महाराष्ट्र में घटे सियासी घटनाक्रम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेचैनी जरूर बढ़ा दी होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे की जगह ले ली है, जिसने बिहार की राजनीति पर भी एक तरह से काफी हद तक असर डाला है। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हाई अलर्ट पर है। ऐसे में जेडीयू के लिए सवाल खड़ा होता है कि बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल ही में महाराष्ट्र में देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को भरोसा दिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन बीजेपी के इस आश्वासन के बाद भी जेडीयू के सामने ये सवाल है कि क्या भाजपा बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचने पर महाराष्ट्र के प्रयोग को दोहरा सकती है। हालांकि अभी तक इसको लेकर के कोई भी रिकॉर्ड पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा है कि भाजपा ने बिहार के गठबंधन मॉडल को अपनाने के शिंदे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जहां नीतीश अपनी पार्टी के भाजपा से कम सीटें जीतने के बावजूद भी सीएम बने हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे ने एनडीए के अभियान का नेतृत्व किया था और फिर सत्ता में वापसी की उम्मीद जताई थी, लेकिन बीजेपी ने शिंदे को नहीं बल्कि फडणवीस के रूप में महाराष्ट्र को अपना मुख्यमंत्री दिया है। दोस्तों, पटना से पूर्णिया के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को कटिहार तक विस्तार करने की मांग उठी है। आपको बता दो कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। तारकिशोर प्रसाद ने इस एक्सप्रेसवे को कटिहार तक जोड़ने का आग्रह करते हुए केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख दिया है। जब पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताया है कि यह मुलाकात काफी सार्थक रही है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कटिहार से जोड़ने के लिए महज 5 से 6 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। इसे कटिहार तक विस्तारित करने से मनिहारी एवं पड़ोसी राज्य झारखंड स्थित साहेबगंज के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल होते हुए संपर्कता मिलेगी। ऐसा होने से पूर्वोत्तर भारत समेत बिहार एवं झारखंड के करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे। आपको बता दो कि पटना से पूर्णिया के बीच 282 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है। ये रोड पटना के दिगवारा से शुरू होगा और फिर पूर्णिया के पास डगरवा में खत्म होगा। ये वैशाली, सारण, सहरसा, दरभंगा जैसे प्रमुख जिलों में से होकर के गुजरेगा। जब पहले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 250 किलोमीटर रखी गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा करके 282 किलोमीटर कर दी गई। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि एक अशिक्षित बच्चा पूरी गांव के लिए मुसीबत है, इसलिए समाज को आगे आना होगा। स्कूल में पढ़ाई के समय कोई बच्चा सड़क पर दिखे तो फिर ये गांव समाज की जिम्मेदारी है, वह बच्चों को स्कूल भिजवाएं। हम सभी पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि बच्चे 1 अप्रैल को जैसे ही अगली क्लास में जाएंगे उन्हें निजी विद्यालय के बच्चे की तरह किताब और फिर ड्रेस उपलब्ध कराएं। इसे लेकर के हमारा प्रयास है। निजी स्कूल के बच्चे 1 अप्रैल से सभी सामग्री के साथ विद्यालय जाते हैं। अब सरकारी विद्यालय में भी ये लागू होगा। नई ड्रेस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से ये सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। वहीं पर अगले सवाल के जवाब में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि स्कूल में मोबाइल लाना गलत बात है। अभिभावकों को भी ये देखना चाहिए कि मोबाइल ना दे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी चेकिंग करें। रोज तो हम जांच कर ही नहीं सकते, फिर भी हम निर्देशित करेंगे कि अगर बच्चे मोबाइल लेकर के स्कूल आ जाते हैं तो फिर शिक्षक अपने पास रख लें और फिर उसे वापस कर दें। उन्होंने कहा है कि जहां तक सरकारी विद्यालय में प्रयोगशाला की बात है तो फिर मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा, लेबोरेटरी रूम में क्लास नहीं चलाएं। हम जब एक जगह जांच में गए तब पता चला है कि वहां पर क्लास चल रहा है। ऐसा नहीं हो कि लेबोरेटरी को क्लास बना दिया जाए। बिहार की राजधानी पटना में 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए भारी बवाल को लेकर के सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है। वहीं पर तेजस्वी यादव के बयान पर अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने पलटवार किया है। नीरज कुमार बबलू ने इशारों में खान सर और गुरूर रहमान पर कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ट्यूशन छोड़ करके छात्रों को भड़का रहे हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि पुलिस परिस्थिति के अनुसार लाठीचार्ज की कार्रवाई करती है। यह नीतीश कुमार छात्र के हित में काम करते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में छात्र और फिर राज्य दोनों आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जब कोई बेहतर काम होता है तो फिर तेजस्वी के सीने में और पेट में दर्द होने लगता है। तेजस्वी को जनता से कोई भी मतलब नहीं होता है। जनता बाढ़ में डूबती है तो फिर वे विदेश में घूमते हैं, इसलिए इनका काम है अच्छे कामों पर सवाल उठाना। उन्होंने कहा है कि जो लोग ट्यूशन छोड़ करके छात्रों को भड़का रहे हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। बबलू ने सीधे तौर पर प्रसिद्ध
प्रसिद्ध शिक्षक यानी कि फेमस खान सर और फिर गुरु रहमान पर कार्रवाई को लेकर के बिना नाम लिए बात कही है। जहाँ वहीं पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के कहा है कि निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान हो चुका है। सरकार पूरी तरीके से छात्रों के साथ खड़ी है। जैसे ही समस्या आया आयोग ने उसका जवाब भी दे दिया है। मेरा अनुरोध है कि छात्र पूरी तरीके से अपनी परीक्षा पर ध्यान दें। लाखों अभ्यर्थी है वो परीक्षा की ओर ध्यान दें। इस दौरान सम्राट चौधरी विपक्ष पर भी जमकर के निशाना साधा। दोस्तों, बिहार का किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा शेयर करता है। ऐसे में बंगाल या फिर बांग्लादेश में होने वाली किसी भी घटना का असर भी इस जिले में पड़ता है। इन दिनों बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है उसे देखते हुए किशनगंज जिला के ठाकुरगंज विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे सिकंदर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जहां सिकंदर सिंह पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की जान ली जा रही है और अगर बांग्लादेश में हिंदू यहाँ पर आना चाहते हैं तो फिर केंद्र सरकार को इसके लिए सीमा खोल देनी चाहिए। केंद्र सरकार पूरे मामले पर अविलंब हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश को निर्यात किए जाने वाले तमाम सामग्रियों पर रोक लगा दें। बांग्लादेश में नमक और फिर दवा जैसी जरूरत की चीजें भी रोक देनी चाहिए। पानी बिजली की आपूर्ति बंद कर दिया जाना चाहिए। पूर्व विधायक ने कहा कि जब तक आपूर्ति रोकी नहीं जाएगी तब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा। जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि अगर कोई शरणार्थी यहाँ पर आते हैं तो वे खुद शरणार्थियों को 2-2 कट्ठा जमीन देकर के अपने 15 एकड़ में बसा देंगे। जब पूर्व विधायक सिकंदर सिंह ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार बॉर्डर को खोल दे और जो भी हिंदुस्तान आना चाहते हैं उन्हें आने दिया जाना चाहिए ताकि वे बांग्लादेशियों की जुल्म से बच सके। वहीं पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई हमसे लिखित में लेना चाहते हैं तो फिर वे भी देने को तैयार हो। किसी भी देश में सनातनियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशियों में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन घटनाओं का भारत में भी विरोध बढ़ता जा रहा है और फिर भारत सरकार पर सख्त एक्शन लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं पर हिंदू शरणार्थियों के लिए भारत में शरण देने की मांग भी लगातार उठ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जिस तरह से घृणा का वातावरण तैयार हो रहा है ऐसे में अब बिहार के सीमावर्ती जिलों में हिंदू शरणार्थियों को बसाने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। दोस्तों, दिल्ली में हुई 20 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले की जांच करते हुए पुलिस बिहार तक जा पहुंची है और यहां पर पहुंच करके उसे एक नए किस्म के फ्रॉड का पता चला है, जिसमें गांव में सिम मेला लगा करके बड़े पैमाने पर ग्रामीणों के नाम पर सिम एक्टिव करके उन्हें दक्षिण एशियाई देश कंबोडिया भेजा जा रहा था, जहां पर उनका इस्तेमाल भारत में होने वाले साइबर अपराधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी साउथ रवि कुमार सिंह ने बताया है कि हमें साइबर फ्रॉड की जानकारी मिली थी जिसमें 20 लाख रुपए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फर्जी तरीके से ट्रांसफर किए गए थे। इस पर ट्रेस करते हुए हमारी लीड बिहार तक पहुंची। जब गया में हमें पता चला है कि जिसका सिम कार्ड था उसे फर्जी तरीके से एक्टिव किया गया था और वह महिला जिसके नाम पर सिम रजिस्टर्ड था उसके पास खुद का अलग सिम कार्ड था। आगे पुलिस अधिकारी ने कहा कि पूछताछ में उस महिला ने बताया है कि गाँव में एक सिम मेला लगा था। फिर हम उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने वो सिम मेला लगाया था और फिर उन लोगों को हमने पकड़ा। इसके बाद हमें एक नए फ्रॉड के बारे में पता चला है जिसमें सिम एक्टिवेट करके कंबोडिया भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद वहां पर उनका इस्तेमाल साइबर अरेस्ट और इस तरीके के अन्य ऑनलाइन साइबर फ्रॉड में किया जाता है। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा है कि सिम मेला लगाने वाले मुख्य आरोपी अनुज को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हमें 5000 सिम मिले हैं जिनमें से 3400 सिम एयरटेल और 1600 सिम वोडाफोन के हैं। अभी इसमें आगे ही जांच की जा रही है। उधर कंबोडिया में सिम मंगाने वाले लोगों के नाम के बारे में पूछे जाने पर पुलिस ने कहा कि अभी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं लेकिन अभी वे जांच का विषय है और फिर उस पर अभी तफ्तीश चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज जिले के कटैया प्रखंड क्षेत्र के बैरिया गांव में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दूध उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास किया है। आपको बता दूं कि 53 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस संयंत्र से न केवल गोपालगंज बल्कि सिवान और पश्चिमी चंपारण जिलों के 50,000 से अधिक किसानों को ये लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में नौकरियों का पिटारा फिर से खोला है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि पीएचईडी के मंत्री नीरज सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी है कि विभाग में कुल 4135 खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कुल 4135 रिक्त पदों में से 118 पद सहायक अभियंता के हैं जिनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के माध्यम से होगी। इसके अलावा 2078 पदों पर नियुक्तियां बिहार राज्य कर्मचारी
चयन आयोग यानी कि BSSC के जरिए की जाएगी। आपको बता दूं कि इस भर्ती प्रक्रिया से बिहार के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जो कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा युवाओं को किए गए वादे के तहत किया जा रहा है। बहुत जल्द चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दरअसल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि PHED में 4135 खाली पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें सहायक अभियंता के अलावा शोध सहायक, प्रयोगशाला सहायक, निम्न वर्गीय लिपिक, परिचारी की मेन सह चौकीदार और फिर खलासी जैसे पद शामिल है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार निवासी सैनिकों और फिर पूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जब बिहार राज्य द्वारा प्रदेश निवासी सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि बढ़ा दिया गया है। जब बिहार की नीतीश सरकार ने अनुग्रह अनुदान की राशि को 11 लाख रुपए से बढ़ाकर के 21 लाख रुपए कर दिया गया है। CM नीतीश कुमार ने यह फैसला देश के बहादुर सैनिकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हुए सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर लिया है। कभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही JDU ने अब एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। जहां नीतीश कुमार की पार्टी JDU का कहना है कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। जब पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि ये तो पहले से ही बिखराव का शिकार था। राजीव रंजन ने यह दावा बयान ममता बनर्जी और अबू आजमी के बयान के बाद किया। जी आपको बता दूं कि राजीव रंजन ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि बिखराव का शिकार इंडिया गठबंधन पहले से ही था। ये एक औपचारिकता मात्र थी कि इसके टूटने के जो आसार हैं विधिवत रूप से हकीकत में वह परिणत हो जाए। समाजवादी पार्टी का MVA से निकलने का फैसला, D राजा का बयान, वायनाड चुनाव में पहले राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी CPI के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ी। इससे ये बताता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये टूटने की कगार पर है। अब इसी को लेकर के JDU नेता राजीव रंजन ने कहा कि गठबंधन के तौर पर लोकसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा का चुनाव देख लें, या इसके पहले 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के रुख पर हैरानी जाहिर की थी। अब ममता बनर्जी भी अब मैदान में कूद पड़ी है। यह कागज पर गठजोड़ दिखता था, लेकिन अब कागज पर भी नहीं दिखेगा। इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि वे पश्चिम बंगाल छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। जबकि उनकी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने अपील की थी कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का स्वाभाविक नेता माना जाना चाहिए। जबकि अबू आजमी ने विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में दरकिनार किए जाने और फिर बाबरी को लेकर के शिवसेना UBT के एक नेता के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए MVA छोड़ने की बात कही है। दोस्तों, बिहार में अब बिजली कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए उपभोक्ताओं के नंबर पर यह फोन आएगा कि आपके घर AC ज्यादा चल रहा है, पंखा बंद तो नहीं हो रहा है, या फिर जाड़े के दिनों में आमतौर पर घरों में चलने वाले ब्लोअर, हीटर और फिर गीजर आदि अधिक चल रहा है। स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं ने जो नंबर दिया है उस पर मैसेज या फिर फोन आएगा। इस व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार की उपक्रम सरल इलेक्ट्रिफिशियन कॉर्पोरेशन ने बिहार के साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का चयन हुआ है। आपको बता दें कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक महेंद्र कुमार ने बताया है कि इस कवायद के तहत 1 लाख उपभोक्ताओं के नंबर रैंडम सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। ये नंबर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन द्वारा तय एजेंसी बिजली टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाएगा। जिन 1 लाख उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संबंधित एजेंसी को दिया जाएगा, वे तय लोड के आधार पर लगातार 1 साल तक ये अध्ययन करेगा कि उपभोक्ताओं द्वारा बिजली उपभोक्ता की उपयोग की पूर्व की प्रकृति क्या है और वर्तमान में उसके उपभोग का डाटा क्या कह रहा है। बिहार के भागलपुर जिले से एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पर धर्म के प्रचारक ने ही कुकर्मों को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि सत्संगी बाबा ने पहले एक लड़की के साथ गलत काम किया जबरदस्ती, और बाद में बात फैलने के बाद गांव छोड़ करके फरार हो गया। ये घटना जिले के यानी कि भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र के तहत आने वाले गणेशपुर गाँव की है। सत्संगी बाबा के सत्संग खत्म होने के बाद बच्ची बाबा का बैग और फिर अन्य सामान पहुँचाने के लिए उसके कमरे में गई थी, जहाँ पर बाबा ने बच्ची से जबरन उसके साथ गलत काम किए और इस घटना को अंजाम दिया। बच्ची के साथ गलत काम करने की घटना आग की तरह गांव में फैल गई। इसके बाद गांव वाले गुस्से में आ गए और बाबा के खिलाफ उग्र हो गए। जब ये खबर बाबा को लगी तो फिर वह अपना झोला उठा करके चल दिए। जब पीड़िता के परिजन गाँव वाले के मुताबिक जिस सत्संगी बाबा पर गलत काम करने का आरोप है वह खगड़िया जिले की मरैया थाना क्षेत्र के बैसा का रहने वाला सुदर्शन ब्रह्मचारी है। गणेशपुर गाँव के रहने वाले नवीन शर्मा का सुदर्शन ब्रह्मचारी रिश्तेदार है।
है और फिर उसी के माध्यम से वे बाबा गणेशपुर में सत्संग करने पहुंचा था। जहाँ गलत काम करने के आरोपी बाबा का निवासी स्थल गणेशपुर गाँव में नवीन शर्मा के ही घर पर था और आरोपी बाबा गणेशपुर में पिछले 4 दिनों से सत्संग कर रहा था। गाँव वालों ने बताया है कि प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक सत्संग प्रवचन करता था। सुदर्शन बाबा हर दरवाजे पर जाकर के 1 घंटा प्रवचन करता था और फिर उसके बदले में हर व्यक्ति से 500 रुपए लेता था। इस प्रवचन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और फिर पुरुष श्रोता शामिल होते थे। इसी बीच बुधवार की शाम करीब 6 बजे सत्संग समाप्त करके बाबा नवीन शर्मा के यहाँ पर विश्राम करने को चला गया, जहाँ पर सत्संग के दौरान मिले दान के सामान को पहुँचाने के लिए 12 वर्षीय लड़की उसके कमरे में गई थी, जहाँ बाबा ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया है। जी हाँ, यह है बाबा का कारनामा। दोस्तों, बिहार के मिथिला क्षेत्र में उपजने वाला मखाना विश्व भर में यानी कि पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय है। इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मखाना की खेती से 50,000 किसानों को सरकार जोड़ेगी। जब मखाना को जीआई टैग मिल गया है और फिर बिहार सरकार मखाने की खेती और प्रोसेसिंग से जुड़े हुए लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ दिलाने के लिए तत्पर है। जब बिहार सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने और फिर इसे HS कोड दिलाने की मांग तेज हो गई है। बेंगलुरु में शुक्रवार को कृषि विभाग की ओर से 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया है। इस कार्यक्रम में बिहार से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जहां समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने भाग लिया। यह कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने की है। समारोह में बिहार की इस फसल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर के बृहत चर्चा हुई है। इस मौके पर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि उत्पादन के दृष्टिकोण से स्थानीय बाजार की तुलना में राष्ट्रीय बाजारों में मखाने की कीमत लगभग दोगुनी है। एक जिला एक उत्पाद के तहत 6 जिलों तथा दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, कटिहार और अररिया में मखाना उत्पाद नामित है। राज्य सरकार के द्वारा मखाना विकास योजना का संचालन 2019-20 से किया जा रहा है, जहां बिहार सरकार ने मखाने के लिए MSP मखाना बोर्ड की स्थापना और फिर मखाना के लिए HS कोड की मांग की है। जल्द ही मखाना को ये दर्जा भी मिल जाएगा। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना अब IT कंपनियों के लिए एक नया हब बनने जा रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार की नई IT नीति IT पॉलिसी के तहत 30 से अधिक कंपनियों ने करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश करने की इच्छा जताई है। इस निवेश से बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। खबर के अनुसार हाल ही में आयोजित IT कॉन्क्लेव में IT कंपनियों ने 470 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा। इन कंपनियों में सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव हॉलोवेयर कंपनी द्वारा किया गया है, जिसने 300 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। जब आपको बता दें कि ये निवेश बिहार के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे राज्य में यानी कि बिहार में नए तकनीकी केंद्र विकसित होंगे, और फिर युवा पेशेवरों को यहाँ ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। IT सेक्टर में नए निवेश से राज्य के विकास को भी गति मिलेगी और फिर ये प्रदेश की यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। दरअसल बिहार के IT कॉन्क्लेव में विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने IT सेक्टर की कंपनियों से बिहार IT नीति 2024 का लाभ उठाने का आह्वान किया है। दोस्तों, बिहार गैर रक्षा वाहिनी यानी कि होम गार्ड में जल्द ही 28,000 जवानों की बहाली की जाएगी। अगर आप बेरोजगार हैं और गार्ड बनने का चाहत रखते हैं तो फिर आप ये जॉब कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले से होम गार्ड में 36,000 जवान तैनात है। बिहार गैर रक्षा वाहिनी संगठन की महानिदेशक सह समादेष्टा शोभा अहेतकर ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार में होम गार्ड के जवान बेहतर काम कर रहे हैं। अग्निमिशन सेवाएं भी पहले से काफी बेहतर हुई है। बिहार अग्निमिशन प्रशिक्षण संस्थान आनंदपुर बिहटा में बिहार अग्निमिशन सेवा के 155 राजपत्रित पदाधिकारी तथा 55 अराजपत्रित कर्मचारी की भी नियुक्ति होगी। अग्निमिशन सेवा में कनीय सेवा संवर्ग के विशिष्ट कोटि के लिए 7,276 पदों को सृजित करने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। जिन पदों के लिए बहाली होनी है उसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर तीखा हमला बोला है। जी हां, तेजस्वी यादव इस अवसर पर लखीसराय के युवा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय का उद्घाटन किया और फिर कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। यहां पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की अपनी पार्टी की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया गया। लखीसराय युवा राजद के जिला अध्यक्ष विनय कुमार साहू ने तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट, अंग वस्त्र और फिर फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने लखीसराय जिले के राजद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बैठक की।
दोस्तों बिहार में लखीसराय जिले के सूर्यागढ़ थाना क्षेत्र में एक 8 माह के मासूम को 1.5 लाख रुपए में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हाँ, मासूम बच्चे को 1.5 लाख रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। बेचने का, बताइए, इंसान को बेचने का। पुलिस ने इस बच्चे को शुक्रवार और शनिवार के दरमियान रात करीब 2:30 बजे राजगीर के एक होटल से बरामद किया गया है। इस दौरान पुलिस ने एक महिला और फिर 2 पुरुष को भी हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि शेखपुरा जिले के अरियारी थाना क्षेत्र के कैमरा गांव निवासी राजेश सिंह ने 4 दिसंबर को सूर्यागढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, इसमें उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी 22 दिसंबर 2023 से 8 माह के बच्चे को लेकर के लापता थी। खोजबीन के दौरान पता चला है कि आनंदपुर गांव निवासी शिवनाथ यादव ने उनकी पत्नी को बंधक बना लिया है। इसके बाद बच्चे का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। सूर्यागढ़ थानाध्यक्ष भगवान राम ने बताया है कि बच्चे को लखीसराय पुरानी बाजार निवासी बबीता देवी के पास से बरामद किया गया है। बबीता ने स्वीकार किया है कि आनंदपुर गांव के शिवनाथ यादव ने उसे ये बच्चा 1.5 लाख रुपए में बेचा था।